जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों फाइनली आपके 3 अगस्त का पेपर संपन्न हुआ और उसमें साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आने वाले 4 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए रामबाण होंगे। तो साथियों यदि कल आपका एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में जो है दी गई है। चलिए बताएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 58 में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है अनुच्छेद 58 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए बताइए। तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह संबंधित है अनुच्छेद 59 से। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए बताइए। तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेना किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 60 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है अनुच्छेद 60 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है ये आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है अनुच्छेद 112 में होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में जो है निहित है। चलिए बताइए। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये आपके निहित हो जाएंगे अनुच्छेद 154 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। साथियों हम उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को लिए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके 3 अगस्त के पेपर में बने थे और आपके आने वाले 4 से लेकर 21 अगस्त के पेपर में भी इन्हीं टॉपिक से प्रश्न बनने वाला है। तो अगर आपका किसी भी डेट पे है 21 से पहले तो इस क्लास को देखकर आप जाइएगा और बताइए राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएंगे अनुच्छेद 155 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय है। यहाँ पे तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय है। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 215 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे संघ की राज्य भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो संघ की राज्य भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में होगा। तो यह अनुच्छेद 343 में है। ऑप्शन ए सही जवाब है अनुच्छेद 343 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची के तहत संसद सदस्य शपथ लेते हैं। तो संविधान के किस अनुसूची के तहत संसद सदस्य में शपथ लेते हैं। तो ये लेते हैं 3री अनुसूची के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि लोकसभा में एससी और एसटी प्रतिनिधियों के लिए जो है कितनी सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में एसटी और एसटी प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो इन एसटी और एसटी को मिलाकर आपके कितने सीटें हो जाएंगे। तो 131 सीट है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे क्योंकि एससी के लिए जो है आपके 84 है और एसटी के लिए आपके हो जाएंगे 47। यहाँ पे आप अच्छे से इनको याद रखेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा हो जाएगा, तो ये आपके एनडीए होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है अनुच्छेद 222 का संबंध जो है किससे है, बताइए कि अनुच्छेद 222 का संबंध किससे है। तो ये होगा आपके उच्च न्यायालय के जजों को हस्तांतरण से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर जो है किए हैं। तो फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह होगा आपके नेपाल पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कौन है। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को एक बार लाइक कर लेना, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे भी दबा के जुड़ जाइएगा। और एक बार कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, अनुराग जैन होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के रूप में किससे जो है नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किए गए हैं अशोक कुमार लहारी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि इंटेल इंडिया के सहयोग से भारत की पहली इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला निजी विश्वविद्यालय जो है कौन सा है। तो इंटेल इंडिया के सहयोग से भारत की पहली इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे कौन, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन है एशिया प्रशांत क्षेत्र में वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट परीक्षा करने वाला पहला बैंक जो है कौन सा बन गया है। तो ये बन गए हैं आपके कौन से, तो डीबीएस बैंक बने हुए हैं। ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप द अल्टीमेट रिवर बैटल का आयोजन जो है कहाँ जो है किया गया है। तो इसका आयोजन किए गए डोडा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि मार्च 2026 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो मार्च 2026 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किए गए हैं तरजीत सिंह संधू को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में किसे जो है जाना जाता है, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में किससे जाना जाता है, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि फरवरी 2026 में डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार ने किस कार्यक्रम को गति देने के लिए समझौता जो है किया है। तो फरवरी 2026 में डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार ने किस कार्यक्रम को गति देने के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पे आप 23 का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे बी होगा, भारत नेट प्रोग्राम होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि ओआम की पहली ऐतिहासिक यात्रा के बाद मार्च 2026 में किस भारतीय नौसेना जहाज को मुंबई में ध्वजांकित किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके किससे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी लगा देंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि वर्ष 2025 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार
ममता कालिया को उनकी किस कृति के लिए जो है दिया गया है? तो ये दिए गए उनकी जीते, यहाँ पे जीते जी इलाहाबाद के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में आईपीएल का जनक जो है किसे माना जाता है? तो भारत में पीआईएल का जनक किसे मानते हैं? तो भारत में पीआईएल का जनक जो है यहाँ पे किसे मानते हैं? तो जस्टिस पीएन भगवती को मानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न है कि पीआईएल दाखिल करने वाली पहली महिला जो है वकील कौन थी? तो पीआईएल दाखिल करने वाली पहली महिला वकील कौन थी? तो यहाँ पे आपके हिंगो रानी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिंगो रानी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व में पीआईएल लाने वाला पहला देश जो है कौन सा है? तो विश्व में पीआईएल लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पे अमेरिका होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सिटी डीजल किसे जो है कहा जाता है? तो सिटी डीजल किसे कहा जाता है? तो सिटी डीजल कहते हैं अल्ट्रा लो सल्फर डीजल को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि यूएलएसटी का पूर्ण रूप जो है क्या है? तो यूएलएसटी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप होता है यहाँ पे अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि DIQ डीजल का पूर्ण रूप जो है क्या है? तो DIQ का डीजल का पूर्ण रूप जो है यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, डीजल ऑफ इंपीरियल क्वालिटी। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ये चौथी अनुसूची में दिए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, चौथी अनुसूची में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किस अनुसूची में है? तो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये होगा आपके छठी अनुसूची में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, छठी अनुसूची। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे जो है संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये आपके भाषा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, भाषा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है प्राप्त है? तो वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ये होगा आपके 11। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे होगा? तो संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध होगा दल बदल कानून से। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, दल बदल कानून से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, 11वीं अनुसूची में किसका जो है वर्णन है? तो 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो पंचायती राज का वर्णन होगा 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 38 है कि वनस्पतियों के लिए कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो वनस्पतियों के लिए कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व होगा? तो यहाँ पे आपके जिंक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए, जिंक होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे, पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व जो है कौन से हैं? तो पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व जो है यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर कि गोकाक जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात जो है ये स्थित होगा आपके घाट प्रभा नदी पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, घाट प्रभा नदी पे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे, जिसमें साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार आप अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।